नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरी। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में और जानेंगे कि थर्ड पार्टी क्या होता है और थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है वो क्या होता है। तो थर्ड पार्टी को जो इंश्योरेंस मिलता है उससे ही संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारा करंट में इशू बना हुआ है। तो दोस्तों, इस केस का नाम क्या है जिसकी हम चर्चा करेंगे आज। बेसिकली इसके ऊपर हम मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जानेंगे इससे संबंधित। तो यह है रूपलाल एंड अनदर वर्सेस सुरेश कुमार यादव एंड टू अदर्स। दोस्तों, इस केस के अंदर हुआ क्या है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है लास्ट ईयर का 2021 का, उसको कोट करते हुए कहा है कि फैमिली के किसी ऐसे मेंबर को जो कि अर्निंग नहीं करता, जिसकी कोई अर्निंग नहीं है, फैमिली का ऐसा मेंबर जो नॉन अर्निंग है, कमाता नहीं है, उसकी नॉशनल इनकम यानी कि अनुमानित आय जो है वो 15,000 रुपये करना नॉट जस्ट एंड अनरीजनेबल है। यानी कि यह जस्ट नहीं है, इट्स अनजस्ट एंड अनरीजनेबल, ऐसा कहा। दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट किया गया है, यह किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच के द्वारा, जिसका हिस्सा थे जस्टिस डॉक्टर कौशल जैन ठाकर और जस्टिस अजय त्यागी। ये दोनों एक अपील की सुनवाई के दौरान इन्होंने यह कोट किया। इस अपील जो करी गई थी 7 साल के मृत बालक के पेरेंट्स के द्वारा। मृत बालक के पेरेंट्स जो हैं वो अपील में चाहते थे कि इनको जो कंपनसेशन मिल रहा है उसमें थोड़ा सा बढ़ावा हो जाए, उसके इन्हांसमेंट के लिए इन्होंने ये अपील करी थी। दोस्तों, इस केस के बारे में हम ब्रीफ में जानें तो यह घटना है मार्च 2018 की। मार्च 2018 को रूपलाल जी सड़क पर चल रहे थे अपने पुत्र के साथ में, तो पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक बहुत ही रैशली और नेग्लिजेंटली इसके ड्राइवर के द्वारा चलाया जा रहा था। इसने टक्कर मार दी तो जो पुत्र है वो गिर गया और उसके ऊपर से ट्रक उसे कुचलता हुआ निकल गया। इतनी प्राण घातक क्षति होने की वजह से तुरंत ही ऑन द स्पॉट वो 7 साल का बालक मर गया, जिसकी वजह से मोटर एक्सीडेंट क्लेम फाइल किया गया। जो अपीलेंट है, क्लेमेंट है, उसने, और यहाँ पर जो है 1,80,000 रुपये का कंपनसेशन भी दिया गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो अपील की गई है इसमें जो इशू है वो ये नहीं है कि एक्सीडेंट का कोई इशू नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है, और जो नेग्लिजेंस है वो भी साबित हो गया है क्लेमेंट के फेवर में कि नेग्लिजेंस किया था ड्राइवर ने। और लायबिलिटी भी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी जो अपनी बात के लिए मान गई है, वो भी पैसे देने को तैयार है, कंपनसेशन देने को। यहाँ पर जो इशू है वो केवल है क्वांटम ऑफ कंपनसेशन को डिसाइड करना कि कितना कंपनसेशन होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों ये अपील करी गई है। अब अगर इस केस में आगे क्या हुआ उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या है और इसके अंदर क्या प्रावधान है जिसके तहत ये जो क्लेम है वो मिल रहा है। इस सब को जान लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसका जो शॉर्ट टाइटल है द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, लॉन्ग टाइटल एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल्स, ये इसका लॉन्ग टाइटल है। और ये जो बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अंडर। और इन्फोर्समेंट जो डेट है इसकी वो 1 जुलाई 1989 है। इनेक्ट हुआ था 14 अक्टूबर 1980। इसमें दोस्तों 14 चैप्टर्स हैं टोटल और 217 सेक्शन हैं, 2 शेड्यूल हैं। सेकंड शेड्यूल में इसमें बताया गया है कि किस में कितना कंपनसेशन कैसे मिलेगा। और जो 11th चैप्टर है इसका दोस्तों ये डील करता है इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क। तो दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि थर्ड पार्टी क्या होता है, लेकिन इससे पहले जानते हैं पर्पस क्या है इस एक्ट का, क्यों इस एक्ट को लाया गया। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 दोस्तों 1939 के मोटर व्हीकल एक्ट के जैसा ही था, इसको थोड़ा अमेंड करके लाया गया। ये था इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल, इसको कंपलसरी बनाया गया। तो यहाँ पे क्या है कि जो व्हीकल है उसका जो ऑनर है वो बाउंड है इंश्योर कराने के लिए अपने व्हीकल को अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क। वही सिंपल सी बात है, अगर हम अपने वाहन को, जो भी कोई इसका स्वामी है वो अपने वाहन को अगर रोड पर चला रहा है, उसका यूज कर रहा है, तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि इंश्योर करे दूसरों को कि भाई तुम लोग जो सड़क पर चल रहे हो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर होगी भी तो उसके लिए हमारा इंश्योरेंस है। तो इससे ये उसकी ड्यूटी होती है, इसी वजह से इसको कंपलसरी किया गया। तो ये इसका उद्देश्य है कि जो इंश्योरर है ये रिस्क कवर करता है लॉस टू द थर्ड पार्टी बाय द यूज़ ऑफ मोटर व्हीकल, यानी मोटर व्हीकल के यूज़ से जो रिस्क होगा उसको कवर करेगा इंश्योरेंस कंपनी। तो ये इसका पर्पज़ है, यहाँ पे इसको कंपलसरी किया गया। दोस्तों अब जानते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक पॉलिसी होती है जो कि जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी एग्री कर जाती है जो इंश्योर्ड पर्सन होता है उसको इंडेमनीफाई करने के लिए। यानी कि अगर उसके ऊपर कोई बात चलाया जाता है या उसे कोई लीगली लायबल ठहराया जाता है इंजरीज और डैमेजेस के लिए, जो कि तीसरी पार्टी को डन टू द थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी को किसी को हुई है, तो उसके लिए अगर इसको या तो सू किया जाए या फिर लीगली लायबल ठहराया जाए, तो इसको जो इंडेमनिटी होगी उसे इंडेमनीफाई करेगा। मतलब इससे जो भी डैमेजेस होंगे
उसे इंडेमनीफाई करेगा इंश्योरेंस कंपनी। तो यह होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब यहाँ पे क्या होता है, एक पार्टी जो होती है वो इंश्योरेंस कंपनी होती है, दूसरी होती है वो जो उसका मालिक है, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी होती है वो जो उसके डैमेज हुए हैं उनको क्लेम करता है, वो थर्ड पार्टी होती है। जैसे कि किसी इंसान का कोई एक वाहन है तो वो एक पार्टी हो गया और इंश्योरेंस कंपनी दूसरी पार्टी हो गई। लेकिन वाहन स्वामी की नेग्लिजेंस से या फिर वाहन चालक की नेग्लिजेंस के किसी को अगर कोई खतरा होता है, कोई क्षति होती है, तो जो थर्ड पार्टी है उसको जो डैमेज हुआ है वो क्लेम करेगी, तो ये थर्ड पार्टी हो गई। सेक्शन 145G के अंडर दोस्तों थर्ड पार्टी में गवर्नमेंट भी इंक्लूड है, यानी गवर्नमेंट भी क्लेम कर सकती है डैमेजेस के लिए। तो यहाँ पर नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस फ़कीर चंद ये केस है। इसके अंदर थर्ड पार्टी शुड इंक्लूड एवरीवन अदर देन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू द इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी इसके अंदर कहा गया है, इस केस में, केस को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसके अंदर कहा गया है कि थर्ड पार्टी के अंदर सब लोग इंक्लूड हो सकते हैं अदर देन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वाहन स्वामी और इंश्योरेंस कंपनी के अलावा सब लोग इंक्लूड हो सकते हैं इसके अंदर। बी इट अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अनदर व्हीकल, या तो वो कोई व्यक्ति जो दूसरे व्हीकल में ट्रैवल कर रहा हो वो हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो रोड पर चल रहा हो वो हो सकता है, या फिर कोई पैसेंजर हो सकता है जो उसी वाहन में चल रहा हो जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी का सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि जिसका वाहन स्वामी के वाहन में ही चल रहा हो फिर उसका इंश्योरेंस है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इज हु कैन क्लेम कंपनसेशन। तो कंपनसेशन वो कर सकता है जिसको डैमेज हुआ है। तो यह ईयर 1994 में अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया एक प्रोविज़न, जिसमें सेक्शन ऐड हुआ है 163A। ये 163A सेक्शन कहता है कि नो नेसेसिटी टू प्रूव द फॉल्ट ऑफ द ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर के फॉल्ट को प्रूव करने की भी आवश्यकता नहीं है क्लेम करने के लिए। यहाँ पर जो ओनर और द इशूअर हैज़ टू गिव कंपनसेशन टू द क्लेमेंट आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्यूज्ड इज मेड, यानी कि अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि इनकी डैमेज हुआ है तो ये जो कंपनसेशन है वो देना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये प्रोविज़न किया गया है। हम देख लेते हैं 163A को एक बार। सेक्शन 163A जो कहता है स्पेशल प्रोविजंस एज टू पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला बेसिस। तो यहाँ पर दोस्तों ये कहता है कि यदि जो एक्सीडेंट होता है, कुछ ऐसा होता है आउट ऑफ द यूज़ ऑफ मोटर व्हीकल, यानी सिंपल सी बात है एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ द यूज़ ऑफ मोटर व्हीकल, कंपनसेशन एज इंडिकेटेड इन द सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल में जैसा बताया गया है उसके अकॉर्डिंग कंपनसेशन देना होता है। किसको? तो ये लीगल एयर्स और द विक्टिम्स, यानी कि जो विक्टिम या फिर लीगल एयर्स होते हैं उसके, उनको देना होता है। अब यहाँ जैसे कि कभी डेथ भी हो सकती है, डेथ हो जाएगी तो फिर उसके जो लीगल एयर्स होंगे उनको देना पड़ेगा। और परमानेंट डिसेबलमेंट होता है तो खुद उस विक्टिम को देना पड़ेगा कंपनसेशन, ऐसा इसमें व्यवस्था करी गई है। तो इस सेक्शन का सब सेक्शन 2 कहता है कि क्लेमेंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्लीड और एस्टैब्लिश दैट द डेथ और परमानेंट डिसेबलमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द क्लेम हैज़ बीन मेड वॉज ड्यू टू एनी wrongful act or neglect or default of the owner of the vehicle or vehicles concerned or of any other person। सिंपल सी बात यहाँ पर कही गई है कि जो क्लेमेंट है, जो क्लेम कर रहा है डैमेजेस के लिए, भाई उसको ज़रूरत नहीं है कि वो किसी तरह का भी कोई रॉन्गफुल एक्ट साबित करे या फिर कोई नेगलेक्ट बताए या फिर कोई डिफ़ॉल्ट बताए, बस उसे तो कंपनसेशन चाहिए, यह इसमें उसे अधिकार दिया गया है। और जो सबसेक्शन 3 है इसका, ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम यहाँ देखेगी कॉस्ट ऑफ लिविंग को, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या बढ़ रही है उस हिसाब से ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकालेगी और इसको टाइम टू टाइम अमेंड करेगी सेकंड शेड्यूल को। तो यहाँ पर दोस्तों इस केस में यही कहा गया है। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के केस को रेफर करते हुए कहा है, केस का नाम है कुरबन अंसारी अलियाज कुरबन अली एंड अनदर वर्सेस श्याम किशोर मुर्मू एंड अनदर। इस केस में यहाँ पर भी एक बच्चे के डेथ का जो केस था उसको सेटल किया गया, इस कंट्रोवर्सी को डिसाइड किया गया था। तो यहाँ पर इस केस में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि उसने कई बार डायरेक्शंस दिए हैं कि जो सेकंड शेड्यूल है मोटर व्हीकल एक्ट का, इसको अमेंड किया जाए, उसके बावजूद भी अभी तक अमेंड नहीं किया गया है। और इसलिए जो नोशनल इनकम है ये केवल 15,000 रुपये ही फिक्स करना एक नॉन अर्निंग मेंबर के लिए इज़ नॉट जस्ट एंड रीजनेबल, ये कोर्ट ने कहा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कुरबन अंसारी केस में ही आगे कहा कि 2 केसेस के बारे में और बताया। एक है पुतम्मा एंड अदर्स वर्सेस KL नारायण रेड्डी एंड अनदर 2014 का केस है ये, और दूसरा है किशन गोपाल एंड अनदर वर्सेस लाला एंड अदर 2013। इन दोनों केसेस में कहा कि भाई इट इज़ अ फिट केस टू इंक्रीज द नोशनल इनकम बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द इन्फ्लेशन
डिवेल्यूएशन ऑफ द रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। भाई उन्होंने कहा कि जो नेशनल इनकम है इसको बढ़ाने का ये एक फिट केस है। नेशनल इनकम डिपेंड करती है जो इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से, या फिर जो मुद्रा की जो कीमत है उसमें कमी आ रही, डिवेल्यूएशन हो रहा है, या फिर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ रही है। तो इन सबको अकाउंट में लेते हुए ये जो है नेशनल इनकम बढ़ाने का एक फिट केस है दोस्तों। और कुरवन अंसारी केस को मैं ये सब कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इन केसेस को बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो फैमिली का नॉन अर्निंग मेंबर है उसकी 25,000 रुपये सालाना इनकम तय कर दी गई है, और इस हिसाब से जो कंपनसेशन मिलेगा वो होगा 4,70,000 रुपये। यह है 7.5% की ब्याज दर के साथ में डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द क्लेम, यानी कि जब से क्लेम फाइल किया गया उस टाइम से लेकर के इस अमाउंट को डिपॉजिट करना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को ये डायरेक्शन भी दिया है दोस्तों कि ये जो अमाउंट है वो 8 वीक्स के अंदर अंदर डिपॉजिट हो जाना चाहिए, और ये जो है वर्डिक्ट की डेट से लेकर के जब तक डिपॉजिट नहीं होता तब तक उस पर 7.5% ब्याज भी दे होगा। दोस्तों ये तो था एंड इस वीडियो का। आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करें, और मिलते हैं इसी कड़ी में अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।